हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.6 से। यहाँ पे देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। टू क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लेबोरेटरी एट 12 noon. By the standard clock, the readings of the two clocks are, देखो दो क्लॉक को हम कंपेयर कर रहे हैं और ट्रू टाइम क्या है 12 o'clock। अब यहाँ पे देखो दो क्लॉक के रीडिंग है डे वाइज, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ओके, क्लॉक 1 क्लॉक 2 के लिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लॉक 1 है वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है और क्लॉक 2 है वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ़ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, विच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रीफर। ओके, ये जो दो क्लॉक है उसमें से कौन सी आप चूज़ करोगे? ठीक है, देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको मेज़रमेंट किसका करना है? टाइम इंटरवल का, टाइम का नहीं। समझो कि अगर मुझे टाइम का मेज़रमेंट करना होता तो मुझे ट्रू वैल्यू है उसकी ज़रूरत पड़ती, मतलब 12 नून। ओके, बट मुझे मेज़र करना है टाइम इंटरवल। अब उसके लिए ट्रू वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपोज़ मुझे 2 आवर्स का टाइम इंटरवल चाहिए तो मैं 1 to 3 बोलूँ या 12 to 2 बोलूँ या 9 to 11 बोलूँ, टाइम इंटरवल तो 2 आवर्स ही होगा। टाइम इंटरवल के लिए ट्रू वैल्यू के आसपास टाइम मिलना नेसेसरी नहीं है, तो हम उस हिसाब से क्लॉक 1 या क्लॉक 2 में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे। हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे वेरिएशन कितना आता है क्लॉक 1 में और क्लॉक 2 में, दोनों में से किस में सबसे कम एरर जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, आप दो ही रीडिंग को कंपेयर करो, मंडे और ट्यूसडे। देखो मंडे से ट्यूसडे जाओ, क्लॉक 1 में कितना डिफरेंस है? तो मंडे था 12 आवर्स 0 मिनट 5 सेकेंड और ट्यूसडे रीडिंग था 12 आवर 1 मिनट 15 सेकेंड। मतलब यहाँ पे डिफरेंस है पूरा 1 मिनट और 10 सेकेंड, मतलब टोटल 70 सेकेंड का डिफरेंस यहाँ पे है। वहीं क्लॉक 2 के लिए जाओ तो मंडे टाइम था 10 o'clock, ओके 15 मिनट 6 सेकेंड और यहाँ पे ट्यूसडे को वो था 14 मिनट 59 सेकेंड। 14 मिनट और 59 सेकेंड मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट के नज़दीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ओनली 7 सेकेंड का है, मतलब यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है किस में? क्लॉक 1 में। क्लॉक 2 में टाइम में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता। थर्ड टाइम भी देखो तो 15 मिनट 18 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ आओ तो 12 सेकेंड बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाओ तो टाइम में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये पूरा अगर आप कैलकुलेशन करो तो आपको क्या मिलेगा? फाइनल रिजल्ट देखो तो आपको मिलेगा the range of variations in clock 1 is about 162 सेकेंड पूरे वीक के लिए। हाँ, और सेम थिंग अगर मैं क्लॉक 2 के लिए लिखूं, सेम थिंग अगर मैं क्लॉक 2 के लिए लिखूं तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ही कम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएशन मिल रहा है वो 31 सेकेंड का है। देखो 7 डेज अगर आप चेक कर रहे हो
तो यहाँ पे आपको वेरिएशन मिल रहा है ओनली 31 सेकेंड। अब जिसमें वेरिएशन कम है उसमें एरर जनरेट होने के चांसेस भी कम होंगे। एरर जनरेट भी होगी तो थोड़ी जो क्लॉक 1 में मिल रही थी उससे तो कम ही मिलेगी। मतलब मैं क्लॉक 2 को चूज़ करूँगा ओवर क्लॉक 1। ओके, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, हैंस क्लॉक 2 इज़ टू बी प्रिफर्ड टू क्लॉक 1। ओके, जो एरर जनरेट होने वाली है क्लॉक 2 में बड़ी एरर, वो है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर मतलब हमारा टाइम था वो ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर था इसीलिए, बट ज़ीरो एरर को इजीली मिनिमाइज़ किया जा सकता है क्योंकि वो हमें पहले से पता होती है। ओके, बट जो फ्लक्चुएशन आ रहा है टाइम में वो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो टाइम इंटरवल में एरर आएगी वो हम इजीली मिनिमाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले से ही ऐसी क्लॉक चूज़ करेंगे जिसमें एरर है वो मिनिमम जनरेट हो। ओके, तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे क्लॉक 2। अभी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2.7, we measure the period of oscillation of a simple pendulum. In successive measurements, the reading turned out to be 2.63, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 seconds. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिटेल लिख देते हैं। सपोज T1 हमें मिल रहा है टाइम 2.63 सेकेंड, T2 मिलेगा 2.56 सेकेंड, T3 मिल रहा है 2.42 सेकेंड, T4 मिल रहा है 2.71 सेकेंड्स और T5 मुझे मिल रहा है 2.80 सेकेंड्स। ओके, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, ट्रू वैल्यू फाइंड करना। ट्रू वैल्यू मतलब टी मीन। टी मीन के लिए हम क्या करते थे, इन सब की एवरेज निकालते थे। मतलब 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये 5 रीडिंग है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, तो आपको एवरेज वैल्यू जो मिलेगी उसी को हम कंसिडर करेंगे ट्रू वैल्यू, और हमें वो मिल रही है यहाँ पे 2.62 सेकेंड्स। ओके, चलो ट्रू वैल्यू मिल गई। अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या था, तो हमें एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करना था इंडिविजुअल, और उसके बाद एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते थे। तो अभी निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच रीडिंग। हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर। चलो डेल्टा T1 क्या मुझे मिलेगा, मोड में मिलेगा टी मीन माइनस T1। अब टी मीन क्या है 2.62 माइनस T1। चलो फर्स्ट रीडिंग था 2.63। देखो यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है, बट आपको लेना है पॉजिटिव क्योंकि हमने मोड के अंदर लिया हुआ है। ओके, तो माइनस 0.01 आ रहा है, बट मैं ले लेता हूँ प्लस 0.01। ओके, सेम वे आपको आगे बढ़ना है। मतलब मैंने ये फाइंड किया, फर्स्ट में एक एरर फाइंड कर ली, वैसे ही सेकंड में आपको डेल्टा T2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम रहेगा, टी मीन माइनस T1 की जगह पे आ जाएगा अभी T2। तो यहाँ पे 2.62 माइनस, चलो सेकेंड रीडिंग था 2.56, और यहाँ पे मेरी जो एरर आ रही है वो 0.06। वैसे ही डेल्टा T3 फाइंड करूँ तो टी मीन माइनस T3 2.62
माइनस 2.42, तो ये 0.2 की एरर आई। ओके, डेल्टा T4, तो यहाँ पे टी मीन माइनस T4। हाँ, आप उल्टा भी कर सकते हैं, T4 माइनस टी मीन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आंसर नेगेटिव आया तब भी आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.09 सेकेंड, और हम डेल्टा T5 मेज़र करते हैं, टी मीन माइनस T5, 2.62 माइनस 2.80, मतलब 0.18 आया। ओके, ये सारी एब्सोल्यूट एरर्स हमें मिल गई। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, या फिर आप बोल सकते हो मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो वो आएगा डेल्टा टी मीन। चलो, डेल्टा टी मीन क्या मिलेगा? तो इन सब का हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। जितनी भी वैल्यूज़ आई थी, जैसे कि 0.01, 0.06, 0.2, 0.09, 0.18, उन सब की एवरेज, मतलब मुझे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 5, और डिवाइड बाय 5 करूँ तो मेरा आंसर आएगा नियरली 0.11 सेकेंड। ओके, तो ये हो गई मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब आपको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो आपको लिखना पड़ेगा टाइम पीरियड t इक्वल टू टी मीन प्लस और माइनस डेल्टा टी मीन। चलो, टी मीन मुझे क्या मिला था? 2.62, और प्लस और माइनस क्या लिखना पड़ेगा? 0.11, और साथ में यूनिट लिखना पड़ेगा सेकेंड। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया टाइम पीरियड को विथ एब्सोल्यूट एरर के साथ। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी टाइम पीरियड तो मुझे मिल गया, और क्या फाइंड करना था इसमें? तो यहाँ पे और एक फाइंड करना था, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अभी फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर। चलो, रिलेटिव एरर मतलब क्या? तो डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी मीन। डेल्टा टी मीन क्या था? 0.11, और टी मीन था 2.62। ओके, 0.11 डिवाइड बाय 2.62। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.04। उसके बाद है 198 समथिंग, वो चलेगा। ओके, और लास्ट में आप परसेंटेज एरर निकाल लोगे। ओके, अब निकालते हैं परसेंटेज एरर डेल टी। चलो, तो उसमें आपको क्या करना था? रिलेटिव एरर इंटू 100%। अब रिलेटिव एरर क्या है? 0.04 इंटू क्या करोगे आप? 100, तो ये परसेंटेज में आ गया। कितना परसेंटेज आया? 4%। ओके, तो यहाँ पे हमारे तीनों आंसर आ गए। देखो, आपको एक तो फाइंड करना था ट्रू वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट एरर्स सभी फाइंड कर ली, मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर लिया, टाइम पीरियड को हमने रिप्रेजेंट भी कर दिया, उसके बाद रिलेटिव एरर फाइंड कर लिया, और उसके बाद परसेंटेज एरर भी हमने निकाल ली। ओके, ये था एग्जाम्पल 2.7। अभी आते हैं एग्जाम्पल 2.8 पे। एग्जाम्पल 2.8 देखो, द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 इक्वल टू 20 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस
and T2 equal to 50 plus or minus 0.5 degree Celsius. Calculate the temperature difference and the errors therein. ओके तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है और वो भी विथ एरर। तो सिंपल है, लेट द टेम्परेचर डिफरेंस इज टी डैश। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टी डैश इक्वल टू T2 माइनस T1, टी डैश इक्वल टू T2 माइनस T1। चलो T2 क्या है, 50 प्लस और माइनस 0.5 माइनस T1 क्या है, 20 प्लस और माइनस 0.5। अब यहाँ पे देखो आपको करना है सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू का कर दो। तो 50 माइनस 20 क्या आंसर आएगा, 30। अब एरर का करते हैं, बट एरर में देखो हमारा रूल क्या था, तो हमने जो पढ़ा है उसमें लास्ट टाइम ये जो एरर्स है उसका हमें एडिशन करना पड़ेगा। ओके कोई भी क्वांटिटी किसी दो अलग अलग क्वांटिटी के डिफरेंस से बनी हुई है, फिर भी हम एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करते हैं। ओके ये रूल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एरर्स इन सम एंड डिफरेंस नाम के टॉपिक में। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 0.5 प्लस 0.5 दैट इज़ 1। तो प्लस और माइनस क्या आएगा, 1, और साथ में आपको यूनिट लिखना है डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको टेम्परेचर का डिफरेंस भी मिल गया और डिफरेंस में जो एरर जनरेट हो सकती है वो भी हमें मिल गई, प्लस और माइनस 1। ओके एग्जाम्पल 2.9 देखते हैं। द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वेयर वी इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट एंड आई इक्वल टू 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन आर। ओके सिंपल है, परसेंटेज एरर हमें फाइंड करना है तो जो रिलेशन दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करते हैं। आई आर इक्वल टू क्या था, वी अपॉन आई। अब हमने क्या पढ़ के रखा है कि अगर कोई क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से बनी हुई है तो रिलेटिव एरर का हम एडिशन करेंगे। फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर मिलेगी वो इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का एडिशन होगा। मतलब डेल्टा वी बाई वी अपॉन डेल्टा प्लस डेल्टा आई बाई आई। चलो डेल्टा आर बाई आर वो मिली हमें रिलेटिव एरर, बट हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, बट वो हम बाद में करते हैं। डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू चलो डेल्टा वी बाई वी क्या है, तो 5/100। देखो यहाँ पे ये जो है वो एरर है डेल्टा वी और उसकी ट्रू वैल्यू मतलब वी यहाँ पे है। ओके वैसे ही डेल्टा आई बाई आई 0.2 डिवाइड बाई 10। अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर इंटू क्या कर दूँ, 100। मुझे क्या मिल गया, परसेंटेज। यहाँ पे अगर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें राइट हैंड साइड भी हर एक स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे डेल आर मिलेगा, मतलब परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कितना, 7%। ओके चलो ये भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, ये था 2.9, अभी आते हैं 2.10 पे। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस और माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड, A in series and B in parallel. Find the equivalent resistance of the series combination and parallel combination. देखो मेन क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दी। ए करके हमें फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन और बी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
यूज फॉर ए द रिलेशन आर इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और एंड फॉर बी पैरेलल के लिए 1/r डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और साथ साथ एरर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो हम प्रूव कर सकते हैं, बट आप अभी तक इतना मैथमेटिक्स में आगे नहीं बढ़े हो, इसीलिए अभी ये फॉर्मूला का डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले है हम सॉल्यूशन निकालते हैं ए का। ए करके क्या था, तो सीरीज कनेक्शन, चलो सीरीज कनेक्शन के लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 यूज़ करना है हमें। सीरीज कनेक्शन के लिए हमें यूज़ करना है R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2। चलो R1 हमें क्या दिया हुआ है, 100 प्लस और माइनस 3 ओम, 100 प्लस और माइनस 3 ओम, और R2 दिया हुआ है 200 प्लस और माइनस 4 ओम। तो चलो यहाँ पे एडिशन करो तो 100 प्लस 200 दैट इज़ 300 प्लस और माइनस, एरर का तो हमें एडिशन ही करना है, तो 7। ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है और एरर फाइंड करने के लिए एक रिलेशन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो पैरेलल कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आर डैश इक्वल टू दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलो ट्रू वैल्यू क्या थी R1 की, तो R1 की ट्रू वैल्यू थी 100 और R2 की 200, मतलब 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200। तो ये आपको ट्रू वैल्यू मिल गई 66.7 ओहम। ओके, ट्रू वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो अभी हमें फाइंड करना है डेल्टा आर डैश, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसमें कितनी एरर जनरेट हो सकती है। तो ये यही फॉर्मूला का हम यूज़ यहाँ पे कर लेते हैं। चलो बस अभी क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू डालनी है। डेल्टा आर डैश हमें पता नहीं है, वही तो हमें ढूंढ के निकालना है। आर डैश हमें मिला कितना है 66.7, और उसका क्या करना है स्क्वायर। डेल्टा R1 मतलब R1 में एरर क्या थी, देखो R1 में एरर थी 3 और R1 की वैल्यू थी 100, मतलब यहाँ पे आएगा 3 अपॉन R1 स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। सेम वे डेल्टा R2 था 4 और R2 की वैल्यू थी 200। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन करो तो आपको डेल्टा आर डैश मिलेगा अराउंड 1.8 ओम। ओके, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो आर डैश इक्वल टू 66.7 जो कि ट्रू वैल्यू है और प्लस और माइनस 1.8 ओहम। ओके, तो ये आपका सेकंड आंसर मिल गया। ओके, अभी चलते हैं एग्जाम्पल 2.11 पे। एग्जाम्पल 2.11, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z if z is given by a raised to 4 b raised to 1 by 3 upon c d raised to 3 by 2। अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एरर इन केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू अ पावर। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सपोज z इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आपको डेल्टा z बाई जेड फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? तो यही ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू ए। तो मैं बोल सकता हूँ कि z है वो a और a का मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिलेटिव एरर का हम एडिशन करते हैं, तो डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए, मतलब मुझे डेल्टा z बाई जेड मिला 2 टाइम्स डेल्टा a बाई ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो फर्स्ट था स्टेप, वहाँ से मैं डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे कैसे आऊँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर z इक्वल टू ए स्क्वायर है तो जो पावर में है उसको मैं आगे मल्टीप्लाई करूँगा, और जो बेस है उसकी रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा एल ए बाई ए निकाल लूँगा। सेम वे अगर z इक्वल टू ए पावर n होता तो डेल्टा z बाई जेड मुझे मिलने वाला है n इंटू डेल्टा ए बाई ए। ओके, अगर पावर नेगेटिव भी है तो आपको लेना है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एरर का ऑलवेज क्या होता है? एडिशन। ओके, तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीज़न में, रूल तो सेम ही है। रिलेटिव एरर का आपको करना है एडिशन। ओके, तो सिंपल है। यहाँ पे रिलेटिव एरर इन z क्या मिलेगा? डेल z बाई डे जेड इक्वल टू, देखो a रेस टू 4 है तो 4 में आगे मल्टीप्लाई कर दूँ, और रिलेटिव एरर इन a मतलब डेल्टा a बाई ए। b के पावर में है 1/3 तो 1/3 में आगे मल्टीप्लाई कर दूँ, और एरर रहेगी b की डेल्टा b बाई बी, प्लस नीचे देखो c की पावर है 1 तो 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, और डेल्टा c बाई सी, और d की पावर है 3/2 तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दूँ, और एरर इन d रहेगा डेल्टा d बाई डी। ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू आपको नहीं डालनी है, तो ये जो है वो आपका आंसर है। ओके, एग्जाम्पल 2.12 स्टार्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में। ओके, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज 20 मतलब 20 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ wrist वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। अब ये रिजोल्यूशन 1 सेकेंड दिया है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे जितना भी आप टाइम मेज़र करो, चाहे वो 10 सेकेंड मेज़र करो, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, मैक्सिमम एरर कौन सी जनरेट होगी? तो मैक्सिमम एरर जनरेट हो सकती है 1 सेकेंड की। इसीलिए अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाओ। जैसे यहाँ पे 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम काउंट किया, अगर मैं 200, 300 ऑसिलेशंस के लिए टाइम काउंट करूँ तो मुझे ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ओके, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, मतलब जी के अंदर कितनी परसेंटेज एरर जनरेट हो सकती है वो आपको मेज़र करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिटेल लिख लेते हैं। तो लेंथ आपको क्या दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, और एरर इन लेंथ, एक्यूरेसी क्या थी? 1 mm, तो लेंथ मेज़र करने में मैक्सिमम एरर जनरेट हो सकती है 1 mm। अब इनका हमें आगे जाके रेशियो लेना है, तो ट्राई करो कि ये दोनों एक ही यूनिट में हो। अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये 0.2 मीटर बनेगा, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करो तो 0.001 मीटर बनेगा। ओके, अब टाइम पीरियड के लिए हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो वो हम बाद में ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है? t इक्वल टू 2π√L/g। मुझे g की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो t² इक्वल टू 4π²। √L/g का स्क्वायर करूँ तो अंडर रूट निकल जाएगा, मतलब सिर्फ बचेगा L/g। g को हम अलग ले लेते हैं, तो 4π² डिवाइड इंटू L डिवाइड बाई क्या बनेगा?
टी स्क्वायर। ओके, मुझे एरर चाहिए इन द मेजरमेंट ऑफ जी, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस और माइनस 2 इंटू डेल्टा टी बाई प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, रिलेटिव एरर का मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। यहाँ पे मैं 4 पाई स्क्वायर को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है। अब 4 पाई स्क्वायर फिक्स वैल्यू है तो उसमें कोई एरर नहीं हो सकती। क्लियर? किसी चीज़ का आप मेज़रमेंट कर रहे हो तभी एरर जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे जो मुझे इक्वेशन मिला है उसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन मिला है उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ओके, डेल्टा एल बाई एल हमारे पास है क्योंकि डेल्टा एल भी है और एल भी है हमारे पास, डेल्टा टी बाई टी नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम पीरियड काउंट कर लेते हैं। चलो, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम लग रहा है 90 सेकेंड। तो यहाँ पे रूल ऑफ 3 लगा देते हैं कि अगर 100 ऑसिलेशन है तब जाके लगता है टाइम 90 सेकेंड, बट मुझे क्या चाहिए, 1 ऑसिलेशन का टाइम। तो 1 ऑसिलेशन के लिए हाउ मच टाइम, तो मुझे टाइम मिल गया 90 डिवाइड बाय 100 सेकेंड। ओके, सेम वे अगर मुझे एरर फाइंड करनी है तो एब्सोल्यूट एरर इन टी। ओके, वो कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो तो हमने 90 सेकेंड का मेजरमेंट लिया। ओके, तब कितने ऑसिलेशंस हुए, 100। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर 100 ऑसिलेशन हो रहे हैं तब रिजोल्यूशन क्या है, देखो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड की गलती हो सकती है क्योंकि wrist वॉच में आप 1 सेकेंड से छोटा टाइम नहीं देख सकते। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सी आ सकती है, 1 सेकेंड की, और वो भी कब, जब आपने 100 ऑसिलेशंस के लिए टाइम मेज़र किया तब। बट हमें टाइम पीरियड में एरर चाहिए तो वो तो एक ही ऑसिलेशन के लिए होता है। तो फिर से आप रूल ऑफ 3 लगा दो। आप क्या लिखोगे, 100 ऑसिलेशंस पे 1 सेकेंड एरर जनरेट हो सकती है। तो एक ऑसिलेशन के लिए एरर क्या हो सकती है, तो वो मुझे मिलेगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी मुझे क्या मिला, 1/100 सेकेंड। बहुत ही छोटी एरर जनरेट होगी। अगर मैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन बढ़ा दूँ, सपोज 100 की जगह पे 500 कर दूँ, तो एरर कितनी जनरेट होगी, 1/500, मतलब वो और ज़्यादा छोटी हो गई। तो जितने जितने आप जितने जितने आप ऑब्जर्वेशंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो मेज़रमेंट है उसमें एरर जनरेट होने के चांसेस कम होते जाएंगे। क्लियर? एरर उतनी ही मिनिमाइज होती जाएगी। अब ये सभी वैल्यू हम कहाँ पे रख देते हैं, इक्वेशन 1 में, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल था। डेल्टा एल क्या मिला, 0.001 और एल है 0.2 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। अब डेल्टा टी है 1/100 और टी मुझे मिला 90 डिवाइड बाई 100। ओके, यहाँ पे देखो 100 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे डेल्टा जी बाई जी क्या मिलेगा, तो डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू मिलेगी मुझे 2 पॉइंट समथिंग मिलेगी। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं।
0.032 मिल रही है, 0.032। तो उस हिसाब से एरर क्या जनरेट हुई, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% कर दूँ तो एरर मुझे मिल जाएगी ऑलमोस्ट 3.2%। ओके, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में एक छोटी सी मिस्टेक है। देखो ये 0.001 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 2 डिवाइड बाई 90 करूँ तो आंसर एग्जैक्ट आएगा, एक मिनट, आंसर आएगा 0.027। और उस हिसाब से आपकी एरर जो बनने वाली है वो बनेगी 2.7%। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2.12 तक हमारा फिनिश हुआ, एग्जाम्पल 2.12 तक फिनिश हुआ।